भारतीय संस्कृति में भोजन को ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप बताया गया है। भोजन हमारे सांस्कृतिक दर्शन का एक अभिन्न अंग है और ये कोई हम लोगों के लिए कोई भौतिक पदार्थ नहीं है या फिर कोई लेन देन की वस्तु नहीं है। दरअसल खाना या भोजन हमारे जीवन का सार और अनुभव को व्यापक रूप में दर्शाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण जरिया है, एक दैवीय जरिया इसे कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में भोजन के पीछे का ज्ञान सदियों से विकसित हुआ और इसीलिए ये ज्ञान अब हमारी पावर भी बन रहा है। भोजन की ये जो सॉफ्ट पावर इस बार G20 के शिखर सम्मेलन में अपने सर्वोच्च रूप में दिखेगी। गैस्ट्रोनॉमी का जो वैदिक विज्ञान है, जिसे अब भोजन और पोषण का मानव विज्ञान यानी कि द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन कहा जाता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि एंशियंट और मिडिवल काल में था, प्राचीन और मध्ययुगीन में था। 5000 से ज्यादा वर्षों से हमारी गैस्ट्रोनॉमी, जो आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, अब दुनिया को अपनी सेहत से भरे रहस्यों से रूबरू कराने के लिए सबको दिल्ली बुला रही है और दुनिया ने इस निमंत्रण को बड़े ही खुले दिल से स्वीकार भी किया। दिल्ली सज चुकी है। भारतीय पकवानों की सौंधी महक अब फिजाओं में तैरने लगी है। बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल भाटी चूरमा, पंजाब की तड़का दाल, बंगाल का रसगुल्ला, दिल्ली की चटपटी चाट, दही भल्ला, तो महाराष्ट्र का वड़ा पाव, भेलपुरी और दक्षिण भारत के नाना प्रकार के व्यंजन, मसाला डोसा, उत्तपम, इडली, ये सब मिलकर दुनिया के मुंह में भारत की सॉफ्ट पावर का रस घोलेंगे। और सिर्फ खाना ही हमारी संस्कृति या सांस्कृतिक जो परंपरा से जुड़ा हुआ हमारा ज्ञान है, उसका समृद्ध संसार नहीं है, इसके अलावा भी है। पूरी दुनिया के लिए ये खुल चुका है। भारत मंडपम पर नटराज की प्रतिमा से लेकर भीतर शिल्प बाजार होगा, तो बाहर सड़कों पर की गई पेंटिंग्स और मोराल्स में देश की सांस्कृतिक झलक होगी। तो यानी कि सिर्फ खान पान ही नहीं, पूरी संस्कृति की झलक। एयरपोर्ट से निकलते ही मेहमानों को यक्ष यक्षिणी की नमस्कार करती मुद्रा में लगी प्रतिमाएं दिखेंगी, उनका स्वागत करेंगी और जैसे जैसे विदेशी मेहमानों का काफिला अपने अपने होटल्स की तरफ कूच करेगा, हर कोई हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर की चमक का एहसास कर रहा होगा। क्या वाकई भारत ने G20 को अपनी सांस्कृतिक विरासत, हमारे खान पान और कला के जरिए एक सॉफ्ट पावर बनाने में एक मजबूत मंच बना दिया है G20 को? क्या भारत की कल्चरल और कलिनरी डिप्लोमेसी अब एक नए मोड़ पर है, एक नए स्वरूप में है? क्या इससे वाकई में कोई फायदा होगा? क्या कहती है भारत की पारंपरिक खाने की डिप्लोमेसी वाली थाली? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान। स्वागत कीजिए संजीव कपूर सर का। जाने माने शेफ हैं, बहुत प्रिय हैं हम सबके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, विजिटिंग प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, पूर्व प्रोफेसर रहे हैं JNU के, मेरे बहुत प्रिय हैं स्वर्ण सर भी। स्वर्ण सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही श्री गणेश किया जाए। ये सौंधी सौंधी महक जो है सर दिल्ली की फिजाओं में तैर रही है और दिल्ली छोड़िए हम मुंबई तक इसका आनंद ले रहे हैं। ये स्वाद सर एक भारत को एक सॉफ्ट पावर बना रहे हैं सर, है इसमें दम? दीपक जी, बहुत अच्छा आपका जो विश्लेषण रहता है, शुरुआत जो आप करते हैं, मैं पहले भी कह चुका और आज फिर कह रहा हूँ कि वाकई आप बहुत अच्छे से समा जो है आप इतना अच्छा मानते हैं कि मजा आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप वो उसको कबूल करें। दूसरा, देखिए, ये पावर हमारे पास हमेशा से थी। पावर होना और पावर को यूज करना, आई थिंक वो फर्क हुआ है। ये सबको पता है कि हमारे पास खजाना जो है हमेशा से था, लेकिन खजाना अगर जो है हम छुपा के रखेंगे, खजाना ज्ञान का, खजाना खाने का, खजाने कुछ ऐसे होते हैं जो छुपाने से नहीं, शेयर करने से बढ़ते हैं। तो हमारी ये जो खान पान की पूरी प्रथा है, उसका खजाना तो बहुत भरा हुआ है और बहुत सालों से भरा हुआ था, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उससे अपने खाने से शर्म आती थी, लेकिन अब गर्व हो गया। सो शर्म से गर्व की जो जर्नी है, ये मैं पिछले काफी सालों से अब देख रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में उनका मैं खाना कर रहा था, तो काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई। तो फूड डिप्लोमेसी पे ही बात उन्होंने कही, कुछ साल पुरानी बात है। कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया चीज हो सकती है खाने से लेकर।
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके बाद से अब जो मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कई देश हैं जो खाने की पावर को इस्तेमाल करें, कभी टूरिज्म के लिए करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए करते हैं। अब भारत एकदम बढ़-चढ़ के उसको कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाने की जो सॉफ्ट पावर है, क्योंकि नॉन थ्रेटनिंग पावर होती है। कुछ ऐसी पावर होती है कि आप अपना बड़प्पन बताएं क्या बात है तो सर। लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या है। तो वो मतलब अपने जो दरवाजे हैं बंद कर लेते हैं। लेकिन जो कल्चर की जो जितनी भी चीज होती है जिसमें खाना जो है एक अभिन्न भाग है कल्चर का, उससे कोई थ्रेटन नहीं होता, किसी भी लेवल का हो। मतलब ये मैं खुद देखता हूँ, मैं किसी भी कोई भी मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी देश के राष्ट्रपति हों, कोई भी रहे हों, लेकिन जब मैं मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि निसंकोच मिलते हैं मुझसे। और मैं सोचता हूँ इतने बड़े-बड़े लोगों से वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, मुझसे क्यों मिलते हैं? राइट? ऐसा तो नहीं होता कि मैं हमेशा खाना खिलाता हूँ। तो मैंने देखा कि ये जो खाना है, एक सबकी रुचि होती है, और दूसरा इसमें कभी ऐसा लगता है अच्छा हाँ, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, सहज सी चीज़ है, सहजता से रिश्ते बन जाते हैं खाने के द्वारा। अब बिल्कुल। हम अपने घर में देखते हैं, खाने से हम रिश्ते, शादी में खाना बहुत इम्पोर्टेंट रिश्तों की बात होती है। तो ये रिश्ते बनाना, अब उसको हम डिप्लोमेसी कहें, लेकिन खाने से रिश्ते बनते हैं, ये हमें पहले से पता है। ये आपने कितना सुंदर कहा कि कोई थ्रेटनिंग पावर नहीं है। ये एक ऐसी पावर है जो शेयर होती है, सबको सबको सहज कर देती है। आप किसी डिप्लोमेटिक टॉक में जाएं, बड़ी गर्मा गर्म बहसें होती हैं, यूएन का मंच हो या किसी दूसरा कोई दूसरा मंच हो, वहाँ पर तल्ख बातें होती हैं, कड़वी बातें होती हैं। लेकिन जब खाने की टेबल पर आदमी आता है तो फिर बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी तलखियाँ दूर हो जाती हैं और आमने सामने होती है सिर्फ स्वाद की बातें, प्यार की बातें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के लिए अपनी सॉफ्ट पावर को साधने का। लेकिन डिप्लोमेटिक नज़रिए से, भारतीय कूटनीति की नज़रिए से, द्विपक्षीय रिश्तों की नज़र से इसकी क्या महत्ता है, स्वर्ण सिंह सर से हम जरा पूछने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर सिंह, सर क्विजीन, कलिनरी, जैसा कि हम संजीव सर से बातचीत भी कर रहे हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर भी इसमें जोड़ दीजिए। भारत ने कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को बूस्ट कर पाएं। आपको लग रहा है सर हम कामयाब हो पाए हैं? जाहिर है, जैसे कहा गया कि हमारी धरोहर जो है वो तो एक तरह से बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है। और क्योंकि आज के युग में हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं कि देशों को अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी के चलते आप देखें कि ये बहुत बड़ा सम्मेलन है भारत के लिए, शायद बहुत सबसे बड़ा अवसर है कि जो विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, वो करीब 40 यहाँ भारत आएंगे, एक ही सम्मेलन में बैठेंगे। मंडपम में कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें इतने ज्यादा लोग वहां होंगे। तो भारत की जो धरोहर है, चाहे वो संस्कृति की हो या हमारी मूर्तिकला की हो, भोजन की हो, इन सब से क्या है कि एक पूरा माहौल तैयार होता है जिसमें जितना भी तनाव की संभावना हो, जाहिर है कि सारे देश अपने अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस तरह के बड़े सम्मेलन में, और उन सब में एक सर्वसम्मति बनाना, थोड़ा सा उसमें चुनौतियां रहती हैं। पर ये सब जो सॉफ्ट पावर है उसका जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जो तनाव है उसमें कमी लाने में एक थोड़ी उम्मीद बनती है, और माहौल ऐसा बनता है कि आप तनाव से बच सकते हैं। और आपस में जो गर्मजोशी की एक प्रदर्शन भी है और एक उसको बनाने की कोशिश भी है, वो बनाने की पूरी पूरी आप देखें कि मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और इन सब में भारत ने अपनी तरफ से और प्रधानमंत्री ने खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है किस तरह से उसमें भारतीयता हर कोने में, हर क्षण में नजर आनी चाहिए, और उसको किस तरह से प्रयोग में लाना है ताकि वो भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो अपने उद्देश्य हैं इस सम्मेलन से, उनको आगे बढ़ाने में उसकी सहायक हो वो। और उसी के साथ साथ केवल सांस्कृतिक धरोहर या हमारे
सभ्यता की चीजों को जोड़ा है, उसके साथ साथ आज की तकनीक को भी जोड़ा है। जैसे यूपीआई की बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं बहुत से जो आने वाले मेहमान हैं कि वो खुद भारत की ऑनलाइन पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करें और खरीदारी कर सकें। वहां पर ही बहुत सी चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। और उसके अलावा पूरी जो शहर है उसको भी आप देखें, दिल्ली में भी बहुत बदलाव आया पिछले कुछ सप्ताह में, कि पूरा जो छवि दिल्ली की है उसमें भी बदलाव आया है। उसमें भी जगह जगह आपको बहुत सी मूर्तियां दिखेंगी जो अब विस्थापित की गई हैं। तो भारत को इसकी कोई कमी नहीं थी कि यदि सॉफ्ट पावर को उसको प्रदर्शन करना हो या इस्तेमाल करना हो तो बहुत सा खजाना हमारे पास है। उसमें भोजन है, उसमें मूर्तिकला है, उसमें संस्कृति है, सभ्यता, सब चीजें हैं। और पूरा मंडपम जो जिस तरह से बनाया गया उसके अंदर जो चीजें प्रदर्शन की जा रही हैं जी सभी में। और मुझे लगता है उसके अलावा जो भारत की एक तरह से मेहमान नवाजी का एक तरीका है वो भी उसी में जोड़ देना चाहिए कि उसमें जो एक व्यक्तिगत तौर पे आने वाले जो हमारे यहाँ लोग हैं उनके साथ किस तरह से तालमेल बनाया जाए और उनकी सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाए। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ा। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ा कि हमको ये रिलेशनशिप को टेलर्ड करने में, पर्सनलाइज करने में, ये हमारा खान पान और संस्कृति का जो हमने शोकेस किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आऊंगा दूसरे चरण में स्वर्ण सर से बातचीत करने के लिए, क्योंकि साझेदारी की और समझदारी के स्तर पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा रही हैं। और ये हर G20 बैठक की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, चुनौती रही है कि क्या इतनी धुरियों में बटे हुए विश्व को क्या आप एक कर पाएंगे, कम से कम G20 देशों को। वहाँ पर बड़ी चुनौती है, लेकिन उसमें हमारा कल्चर, हमारी क्विजीन कितना महत्वपूर्ण रोल अपना पाएगी एक यादगार देने में और रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में। मैं आऊँगा इस पर भी बातचीत करने के लिए, लेकिन संजीव सर, हमारी जो मैं जिसका जिक्र भी कर रहा था, जो गैस्ट्रोनॉमिक साइंस है हमारी, उसके दो बड़े प्रमुख वर्टिकल्स बताए जाते हैं। पहला वर्टिकल है वेलनेस। हमारे यहाँ खाना पेट भरने के लिए नहीं, परंपरा से हम देख रहे हैं। और दूसरा सस्टेनेबिलिटी। ये जो वेलनेस और सस्टेनेबिलिटी का मंत्र छिपा है सर हमारे खाने में, और अब इसको दुनिया देख रही है, चख रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर आपकी नजर में? देखिए, बिल्कुल सही आपने बताया। हम खाने को खाने की तरह से सिर्फ स्वाद के एंगल से कभी भी नहीं देखते हम। और इसी तरह चाहे वो हमारे मसाले दानी हो, ऐसे लगता है कि किसी केमिस्ट की दुकान है। और वाकई हम लोग सिर्फ अगर हमारे खाने की बात करें उसमें भी वेलनेस की बात है, ना खाने की बात करें उसमें भी वेलनेस की बात है, फीस्टिंग में भी है, फास्टिंग में भी है। तो बहुत बहुत गहरी साइंस डेवलप हुई है। और ये कोई भी चीज को डेवलप होने में समय लगता है, तो हमारे पास लग्जरी ऑफ टाइम रही है। अगर 5000 साल की बात करें तो समय के साथ साथ रिफाइनमेंट होती है, तो हमारे उसके अंदर रिफाइनमेंट हुई है। तो वेलनेस जहां तक है वो इतनी अच्छी हमारी साइंस है, क्योंकि जो एल्केमी होती है उसके अंदर काफी सारी चीजों का मिश्रण करना पड़ता है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है, और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अगर आप देखेंगे हमारे जो खाने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स चीजें इतनी सहजता से होती नहीं है। लेकिन हमें पता है कि एक खाने में, एक डिश के अंदर हम लोग 15 से 20 कॉन्ट्रास्टिंग स्पाइसेस और हर्ब्स डाल लेते हैं बहुत सहजता के साथ में, क्योंकि समय के साथ हमें पता है कि पाचन के लिए कौन सी चीज अच्छी है, सीजन के हिसाब से कौन सी अच्छी है, कौन सी हमारे सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की, कौन सी चीज अच्छे से उगाई जा सकती है, कौन सी चीज में पानी कम लगेगा, कौन सी चीज। समय के साथ साथ कुछ हमारे यहाँ पे मतलब रिफाइनमेंट के साथ में कुछ दिक्कतें भी हुई हैं, लेकिन उसको हम वापस रिवाइव कर रहे हैं। जैसे मिलेट्स अब हम देख रहे हैं, और G20 में मिलेट्स की काफी बातें हो रही हैं, काफी मेन्यूज में डिशेस हुई रही हैं अब तक, और आने वाले हफ्ते में भी रहेंगी। तो जो हम अगर देखें तो इसमें ये लोग समझ नहीं पाए। लोगों को लगता है कि हमारा जो खाना है वो एकदम तीखा शायद है, वो इससे भाग जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना बोल्ड है, क्योंकि हमारे खाने में इतनी सारी चीजें हैं। तो लोगों को थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा सा दूर भी होते हैं, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ एल्केमी है। अब
कोई चीज खाने में अगर दवाई का काम सहजता से कर जाए तो कुछ लोगों को तो उसकी कड़वाहट लगेगी, कुछ लोगों को लग सकता है। लेकिन अब जैसे ही आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, धीरे-धीरे आप उसकी बातें करते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। पूरी दुनिया में जो पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ बदलाव, वो इस तरह से है कि चर्चा क्योंकि हमारे खाने की इतनी बढ़ चुकी है और आप लोग जिस तरह से मीडिया में इसको इतने अच्छे रूप से अब बताते हैं, दर्शाते हैं, तो पूरी दुनिया जो है उनको समझ आ रही है कि अच्छा अच्छा ये किस तरह से एक लॉन्जेविटी के ऊपर ऑटोफेजी जापानीज डॉक्टर्स की बहुत बड़ी रिसर्च रही है। एक डेविड सिंक्लेयर डॉक्टर है, लाइफ स्पैन उन्होंने बुक लिखी है कि अगर आपको लाइफ अपनी स्पैन बढ़ानी है, आयु अपनी बढ़ानी है, तो किस तरह से इंडियन स्टाइल, और इंडियन स्टाइल में खाना एक है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उसको किस तरह से फॉलो करना है। तो पूरी दुनिया को अब ये समझ आ रहा है, चाहे धीरे धीरे, तो लोग उसको टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे योग अब पूरी दुनिया में छा गया, अब कोई किसी को बताना नहीं पड़ता कि योग क्या है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 2 3 साल के अंदर जो भारतीय भोजन है उसमें जो वेलनेस किस तरह से जुड़ी हुई है उसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम वेलनेस के लिए कुछ तरह की चीजें खानी और स्वाद के लिए कुछ ऐसी खानी, ऐसा नहीं है। हमारी जितनी चीजें हैं उसमें वैसा लॉजिक है, वैसी उसकी पूरी तैयारी हुई हुई है। हाँ, उसमें जो हमने कमियां पीछे हमने, जैसे मैं मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे तो मिलेट्स को हमने चारा बना दिया था, कि कैटल के लिए खाना बना दिया था। हम खा रहे थे, अच्छा बना, राइट, एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल था, हमारे लिए अच्छा था, सेहत के लिए अच्छा था, सारी फार्मर्स के लिए अच्छा था, सब कुछ था, पानी कम लगता था, लेकिन हम भूल गए उसको, लेकिन वापस आना शुरू हो गए। हमने कुछ अब इम्प्रोवाइजेशन भारतीय भी, और मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ दुनिया के लिए, एक दुनिया भारत भी है, पूरे विश्व का 6वां हिस्सा हम भारतीय हैं, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम भी बहुत कई कई लोग जो हैं, हो सकता है शहरों में, कुछ गांवों में, वो भी बाहर के देशों जैसे बिहेव करते हैं अपनी थिंकिंग में। तो ये जो नेत्र जो हैं सबके जो खुल रहे हैं, वो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरी मानवता के लिए। बिल्कुल सर, और आपने बिल्कुल सही कहा, खाना सिर्फ हमारे यहाँ खाना, भारतीय खाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारतीय खाना खाने का तरीका, उसके पीछे आगे पीछे का जो शास्त्र है, वो संपूर्ण विधि पर चर्चा हो रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा, परंपरा यही है कि फीस्टिंग से लेकर फास्टिंग तक, और खाना ही अगर, किसी का खाना ही अगर दवा बन जाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और भारतीय खाने में ये गुण मौजूद हैं। मेरा आखिरी सवाल स्वर्ण सर, जैसा कि मैं कह रहा था, थोड़ा सा निराशा अगर आप देखें ओवरऑल उसमें, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे फॉरेन पॉलिसी पंडित्स भी ये मान रहे हैं कि फॉल्ट लाइन इतनी बनी हुई है कि शायद कोई आम सहमति ना बन पाए। और हमने देखा भी जितनी भी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है उसमें आम सहमति का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। तो ये हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा सहमति नहीं बन पाएगी। उसमें, उस माहौल में, ये जो हमारा मेहमान नवाजी का भाव है, ये जो हमारा खाना खिलाने का भाव है, अतिथि देवो भव का भाव है, ये कितना उसको कम कर पाएगा, या उसको उस तनाव को कम करके एक बेहतर अनुभव G20 के मिल पाए, इसमें कितना महत्वपूर्ण होगा सर? शिखर सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी होना जरूर है कि खास होता है, पर वो केवल वही उसका आउटकम नहीं होता है। आप देखें कि ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है, ये पूरा साल लगातार इसमें बैठकें होती रही, अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों की बैठकें जो हुई, उसमें आपस में तालमेल बना, उसमें आपस में सहमति बनी है, समझ बनी है। भारत को अपने संस्कृति का, अपनी विकास की परियोजनाओं का, अपने शहरों को दिखाने का बहुत बड़ा अवसर मिला है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों को। अब शिखर सम्मेलन के बाद भी आप देखें कि भारत की जो G20 की प्रेसिडेंसी है, वो 81 डेज, 81 दिन अभी बाकी हैं उसके बाद। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें शिखर सम्मेलन एक ठहराव है, एक पड़ाव है, और उसमें घोषणा पत्र एक उसकी आउटकम होती है। इसके अलावा भारत का जो तालमेल बन रहा है इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ,
और उनके दूसरे जो मंत्री आते हैं, अफसर आते हैं, सलाहकार आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, उनके साथ जो भारत का एक तरह से तालमेल बना है वो पूरे साल में लगातार वो कोशिश जारी रही है और वो नजर आता है। दूसरा बहुत जो अहम पहलू मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा जी, कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और भारत की आम जनता को, आम नागरिक को विदेश नीति में भारत क्या करना चाहता है ये समझना जरूरी होता है। और ये लगातार जो बैठकें हुई हैं 60 शहरों में और अभी भी होंगी और हो रही हैं, कुल मिलाकर 220 के करीब बैठकें होने वाली हैं ये 60 शहरों में। उससे जो आम नागरिक का जुड़ना है भारत की विदेश नीति के साथ, उसको समझना है कि विदेश नीति में भारत क्या करना चाह रहा है और कैसे करना चाह रहा है, एक उभरती हुई शक्ति के लिए वो आम समाज में वो धारणा और वो समझ बनना बहुत जरूरी होता है। और G20 की प्रेसिडेंसी के चलते भारत को बहुत बड़ा अवसर मिला कि अपने नागरिकों को भी तैयार करे कि जब भारत बहुत बड़ी शक्ति की तरह से उभरेगा तो किस तरह की नई जिम्मेदारियां सामने आएंगी भारत के, किस तरह की नई चुनौतियां भारत के सामने आएंगी। तो बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिनको कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत से आपको ऐसे पहलू नजर आएंगे जिसमें भारत को बहुत फायदा हुआ, बहुत सफलता मिली है G20 की प्रेसिडेंसी के चलते अपने आप को आगे बढ़ाने में, विश्व स्तर पर अपने आप को आम जनता के साथ जोड़ने के स्तर पर भी। तो हाँ, अभी तक शायद कहना मुश्किल है, जैसा खबरें हैं कि शेरपाज की मीटिंग लगातार हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि घोषणा पत्र पर जितनी चीजों पर समझ बन सकती है बने। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि घोषणा पत्र कैसा होगा, उसमें क्या होगा, पर घोषणा पत्र के साथ साथ बहुत सी चीजें और भी हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए और भारत को इस तरह से अपनी नई एक तरह से छवि जो प्रदर्शन करने का मौका मिला है उससे बहुत सी साझेदारियां, हिस्सेदारियां बिल्कुल बनने वाली बिल्कुल हैं सही इससे कहा। भारत और एक अच्छी बात जो हुई है वो ये कि भारत ने बड़ी मैच्योरिटी से इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट भी किया और एक मौका, आउटकम्स जो भी होंगे उस पर चर्चाएं ज़रूर होंगी, लेकिन ये जो मौका था खुद को एक ग्लोबल गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण साझेदार, एक इम्पॉर्टेंट पिलर साबित करने का, वो बड़ा तरीके से किया भारत ने, कामयाबी भी हासिल की। और गैस्ट्रो डिप्लोमेसी एज अ सॉफ्ट पावर टूल हमारे नेशन के ब्रांड को बनाने में, उसमें हम पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। एक ज़माने में हम कभी शोषित हुआ करते थे, हम लोगों का शोषण होता था, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए भारत ज़ीरो हंगर की तरफ दुनिया को ले जा रहा है। दुनिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ज़ीरो हंगर का जो मिशन है उसमें भारत अब बढ़ रहा है। तो शोषित से अब हम पालक की तरफ भी जा रहे हैं और वो पोजीशनिंग हमने कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप आते हैं संजीव सर तो मन प्रसन्न हो जाता है और आप कहते हैं हमारी ओपनिंग्स बड़ी अच्छी होती है। हम बाकायदा रिसर्च करके आते हैं सर, क्योंकि संजीव कपूर सामने बैठे हों और आप ऐसे ही कुछ बोल दें ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें भी होमवर्क का मौका मिलता है सर। बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ सब लोगों को सीखना चाहिए, कुछ क्लासेस लीजिए आप। थैंक यू सर। और यही सुवर्ण सर के साथ भी है, जब कभी विदेश नीति पे बात होती तो एक्स्ट्रा तैयारी करके आना होता है ताकि उनका उनकी मौजूदगी की गरिमा है वो बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, सुवर्ण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू।